नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा वो गुप्त साम्राज्य होगा दोस्तों। यहाँ पर गुप्तोत्तर काल होगा। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है इस कॉन्सेप्ट के 70 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 70 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यानी कि कनिष्ठ से लेके और बिल्कुल 647 तक ईस्वी तक यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके आरबीएससी के दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आप आज को कंप्लीट करने वाला हूँ और आपका ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में बता दिए थे कुछ क्वेश्चन, और अब मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते दोस्तों। यहाँ पर बहुत काफी कम समय है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 16 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं लेवल 1 और लेवल 2 में, जिसमें से 3,86,000 के आसपास तो दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 में आए हैं, और लेवल 2 में लगभग 12 लाख प्लस आए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लो कितना अच्छा कंपटीशन है यहाँ पर, कितना टफ कंपटीशन हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो आप तो अपनी तैयारी कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कीजिएगा। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। इसमें कनिष्ठ का शासनकाल, गुप्त का शासन, गुप्त राजवंशों का जो शासनकाल किया था दोस्तों यहाँ पर, वो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें क्या पूछता है, गुप्त वंश से अगर क्वेश्चन उठता है तो वहां पर स्थापित कला के नमूने आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, किस शैली के मंदिर है, गुप्तकालीन जो भी शिलालेख वगैरह है वो है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, और ये जो महत्वपूर्ण शासक है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, पूछा गया था 2021 का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था बताएगा। रीट परीक्षा 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालौर, सीकर, चूरू या फिर बीकानेर। आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जालौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गुप्त वंश ने जो शासन हुआ था गुप्त वंश का, वो रहा था 319 से और 500 ईस्वी तक रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका देखिएगा, कौशांबी के आसपास यहाँ पर प्रयाग के निकट कौशांबी के आसपास इस साम्राज्य का विस्तार हुआ था, और 3री शताब्दी में इसका उदय माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगर इसका संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो श्रीगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, श्रीगुप्त का जो शासनकाल हुआ था वो कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखना 240 ईस्वी से, ध्यान रखना ये ईस्वी चल रही है, 240 ईस्वी से 280 तक यहाँ पर श्रीगुप्त का शासन हुआ था। इस समय यहाँ पर इसका उत्तर काल कहा जाता है, किसका, गुप्त काल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुप्त किसके सामंत थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सातवाहन, कुषाण, मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट है यहाँ पर। कुषाणों के ये सामंत थे दोस्तों यहाँ पर। कुषाणों को इन्होंने परास्त किया था और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आपको पता है हिंदी यूनानी आए थे, हिंदी यूनानी के बाद कुषाण यानी कि कुषाण के बाद यहाँ पर गुप्त वंश का शासन हुआ था, और कुषाणों को इन्होंने परास्त किया था। और आपको पता है गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापित से। देखिएगा, इसी काल से मंदिर बनाने की जो प्रेरणा है, मंदिर बनाने की जो शैली है वो विकसित हुई थी। सबसे ज्यादा जो मंदिर बनाए गए थे वो गुप्त काल में ही बनाए गए थे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 41वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये गुप्त कालीन कलाकृति है। अजंता की जो गुफा है वो गुप्त काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था बताएगा।
अगर आपसे शताब्दी पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरी शताब्दी में इनका उदय हुआ था। अगर तीसरी शताब्दी के बाद यानी कि बात करें तो 240 में इनका उदय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था बताएगा? कौशाम्बी के आसपास रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 240 से और 280 के मध्य, यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन, श्री गुप्त, उसका शासनकाल रहा था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है जो श्री गुप्त हुआ था वो संस्थापक हुआ था, यहाँ पर यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन हुआ था बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घटोत्कच हुआ था। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर घटोत्कच का जो शासन हुआ था श्री गुप्त के मरने के बाद 380 पर ये गद्दी पर बैठा और 320 तक ये रहा था। सॉरी 300 नहीं 440 तक रहा था, ये यहाँ पर 440 तक रहा था। 380 पर गद्दी पर बैठा और यहाँ पर 440 तक 420 तक रहा था। कौन? घटोत्कच रहा था दोस्तों। यहाँ पर सॉरी यहां पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। अब इसमें मिस्टेक यहां से पता चल गई आपको, ये है 280। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 280 पर गद्दी पर बैठा था और यहाँ पर 320 तक ये गद्दी पर रहा था। कौन? घटोत्कच रहा था दोस्तों। यहाँ पर इसको इग्नोर कर लीजिएगा। उसके बाद यानी कि उसके बाद 320 पर चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त का, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चंद्रगुप्त का शासन रहा था जो कि 335 तक रहा था। उसके बाद समुद्रगुप्त का हुआ था जो कि 335 से 380 तक रहा था। ध्यान रखना, ये यहां पर 200 देखिएगा, यहां पर थोड़ा हाँ 380 से 335 380 तक रहा था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आया था। एक एक को मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा, यहाँ पर ये दो डेट है ये थोड़ी गलत है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 280 से 320 तक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था बताएगा? आंसर आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने किया था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ था और चंद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य आपको मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको पढ़ा दिया और यहाँ पर चंद्रगुप्त अलग है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कि घटोत्कच के बाद शासन इन्होंने संभाला था, 320 से 335 तक इसका शासन रहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुप्त वंश में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था बताएगा? इसका पुत्र कौन था चंद्रगुप्त प्रथम का? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जिसमें दक्षिण राज्यों के, दक्षिण के जो जितने भी राज थे उन्होंने ये जीते थे, किसने? चंद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने, सॉरी समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में एक महंत कवि रहता था जिसका नाम क्या था? हरिसेन था दोस्तों। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है आपसे, हरिसेन रहा था जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना की थी, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहा था। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि ये विष्णु का उपासक भी माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने, जिससे ये यहाँ पर उपाधि धारण की थी दोस्तों। यहाँ पर ये संगीत का प्रेमी माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर कविराज भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहां पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन यहां पर जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना की थी दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना किसने की थी बताइएगा, चंद्रगुप्त, हेनसांग, हरिसेन या फिर कनिष्ठ। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हरिसेन ने की थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वेतकर्ता की उपाधि धारण की थी बताइएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के ले आ रहा हूं दोस्तों यहां पर आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुक से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है उनमें दे रखी है दोस्तों यहां पर सारे क्वेश्चन, और यहां पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिएगा गुप्त वंश के वह शासक जिसने अश्वेतकर्ता की उपाधि धारण की थी कौन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर समुद्रगुप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा वाक्य गलत है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है देखिएगा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे कविराज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसने आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ये भी सही है। यह गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों, ये गुप्त वंश का संस्थापक नहीं था, तो हमें यही क्वेश्चन सही आंसर देना है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद हुआ था घटोत्कच, घटोत्कच के बाद हुआ था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद हुआ था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये दूसरा चंद्रगुप्त था, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिएगा ये जो सेकंड था ना ये चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इस सेकंड के समय। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा अगर आपका दिल बोलता है, आप रोज क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हमारे पास प्रत्येक दिन वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये जो आइकन का बेल है दोस्तों यहाँ पर इसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचता है दोस्तों यहाँ पर। अब तक रीट के लिए 41 वीडियो अपलोड कर दिए गए दोस्तों यहाँ पर, और 85 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। 85 टेस्ट सीरीज कितना मायने रखते हैं आप लोगों के लिए, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं 85 टेस्ट सीरीजों में दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगा दीजिएगा, और सारे आरवीएससी के जो कि ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय प्राप्त की और चांदी के सिक्के जारी किए थे बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता कीजिएगा इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो दोस्तों इसका उत्तराधिकारी था कुमार गुप्त हुआ था, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुमार गुप्त से संबंधित एक महत्वपूर्ण है, इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा, श्रीगुप्त हुआ था, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुआ था, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, इसके बाद समुद्रगुप्त हुआ था, इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था, इसके बाद कुमार गुप्त हुआ था। यानी कि 1 2 3 4 5 6 शासक यहां पर आपको ध्यान रखना है, उनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी दोस्तों यहां पर वही क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर
किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त ने यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों यहां पर। और ये जो गुप्त वंश था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ था वो यही हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, यहां पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, किस काल में हुआ था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। और गंधार शैली का विकास भी गुप्त काल में हुआ था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइएगा। ऐरण अभिलेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भानुगुप्त से संबंधित है ऐरण अभिलेख का, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन से थे, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, कालिदास, विष्णु शर्मा, धन्वंतरी या फिर उपयुक्त सभी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ध्यान रखना, कालिदास जो कि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, विष्णु शर्मा जो कि ये कवि और लेखक था दोस्तों यहां पर, जिसने पंचतत्व की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और धन्वंतरी आपको जानते हैं धन्वंतरी को, तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, इतना मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या फिर बरहामीर, ये सभी गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई थी, बताइएगा। प्रयाग प्रस्तुति की रचना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त संवत किसने एवं कब चलवाया था, बताइएगा। एक गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, तो बताना होगा ये किसके समय चालू किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 319 ईस्वी में। ईस्वी की बात चल रही है, ध्यान रख लेना। और ईस्वी में आपको पता है कि 240 से और लगभग 544 के आसपास जो शासन रहा था वो गुप्त वंश का रहा था दोस्तों यहां पर। और गुप्त वंश का स्वर्णिम काल माना जाता है वो 320 से लेके और यहां पर 400 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि इस समय गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुप्त सम्राट किस धर्म के उपासक थे, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये वैष्णव धर्म के उपासक माने जाते हैं, ध्यान रखना। और मौर्य साम्राज्य आपको पता है, मौर्य साम्राज्य से जैन धर्म को भी मानते थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में। और यहाँ पर वैष्णव धर्म के ये उपासक माने जाते हैं, कौन, गुप्त जितने भी शासक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन राजकाज की भाषा कौन सी थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, पाली, फारसी, संस्कृत या फिर हिंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो कालिदास हुआ था वो इसी समय हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। और उस समय संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। मौर्य काल में आपको पता है प्राकृतिक भाषा का प्रचलन हुआ था। मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ था, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ था। और उससे पहले जो महाजनपद काल हुआ था उसमें पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि पहले जो भाषा चलती थी वो पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा थी। उसके बाद संस्कृत आई दोस्तों यहाँ पर, और संस्कृत का विकास हुआ था वो 3वीं ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
कि शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहां पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी और यहां पर अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से संबोधित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, बताएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, बताएगा। शिव, विष्णु, बुध या फिर सूर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको पूरा क्वेश्चन, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। संस्कृत आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, बताइएगा। राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर राजा का शासन चलता था, तो इसलिए यहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्त में, और यहां पर मौर्य में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, जब वैदिक संस्कृति मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें राजतंत्र नहीं चलता था दोस्तों। यहां पर वैदिक संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में राजा नहीं होता था उस समय। राजा जो होते थे वो महाजन पद का समय था, उसमें राजा हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य हुआ था, उसमें राजा का प्रचलन हुआ था। गुप्त काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था, चोल वंश में हुआ था, सातवाहन वंश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता है, बताइएगा। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, एरन अभिलेख में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एरन अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा डैम कहां से प्राप्त हुआ है, बताइएगा। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, वियाना, भरतपुर से प्राप्त हुआ था, क्योंकि यहां पर जो वियाना था भरतपुर की तहसील है, हिंडौन सिटी के पास में है। यहां पर समुद्रगुप्त के द्वारा एक पैलेस गढ़ भी है दोस्तों यहां पर, जो कि वर्तमान स्थिति में भी मौजूद है। वहां पर सोने के सिक्के सबसे ज्यादा मिले थे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त वंश की समाप्ति के बाद जो शासन हुआ था, किस राज का शासन हुआ था, तो यहां पर पुष्यभूति राजवर्धन वंश की स्थापना हुई थी, जिसमें आपको पता है थानेश्वर यानी कि हरियाणा के आसपास इसका शासन हुआ था, जिसमें हर्ष हुआ था, इनका शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था दोस्तों यहां पर कौन आया था, फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर शशांक था, ध्यान रखना शशांक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की थी, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गौड़ नरेश शशांक ने की थी। और ये जो शशांक था ये यहां पर कहां का था, बंगाल का शासक था, और इसने ही बोध गया में जो बौद्ध वृक्ष था उसको कटवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हर्षवर्धन ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बताइएगा। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, स्कंदगुप्त को या फिर हर्षवर्धन को। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। हर्ष के प्रति सम्मान होना, बौद्ध धर्म में आस्था रखना, नालंदा में अध्ययन या फिर सीयूकी की रचना करना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम सीयूकी था दोस्तों। यहां पर ये पुस्तक में पूरा यहां पर जो भी
हर्षवर्धन के समय जितने भी राजा हुए थे, जितने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, वो सीयूकी में मिलती है। एक पुस्तक है सीयूकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइएगा। आपको पता है यहाँ पर कुंभ का मेला बढ़ता है प्रत्येक 10 वर्ष में, तो यहाँ पर ये सबसे पहले किसने प्रचलन हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासन के समय यहाँ पर शुरुआत हुई थी कुंभ के मेले की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। और ये जो ग्रह वर्मा था, इसकी हत्या शशांक ने की थी दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी, बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थानेश्वर हुआ था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पर, कनौज तो नीचे चला जाता है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कब करवाया था, यह भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 712 में, 712 ईस्वी में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना रहा था, क्योंकि भारत पहले यहाँ पर सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उस समय जो जितने भी अरबों के शासक आए थे भारत में, वो उनका उद्देश्य यही था कि भारत से जितना भी धन दौलत है उसको लूटकर विदेशों में ले जाया जाते थे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका 712 से और यहाँ पर 1000 ईस्वी तक की जो घटना हुई थी दोस्तों यहाँ पर, वो 42वें नंबर के वीडियो में निकल के आएंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, जिसमें राजपूत राज्य के प्रमुख राजवंश तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, लेकिन जो रीट के सिलेबस से जो रिलेटेड है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं आपको 712 से और 1000 के बीच करवाऊंगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत करवाएंगे, उसके बाद 1500 के 1200 से 1500 आसपास के समय था वो करवाएंगे, उसके बाद 1700 1600 से लेके और जब तक देश आजाद हुआ था तब तक हम करवाएंगे। इस तरह से यानी कि मध्य भारत और आधुनिक भारत का इतिहास हम कंप्लीट कराएंगे। इसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर डाली जा चुकी है दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेना, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी राज्य कौन सा था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यूनानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे, सबसे पहले आर्य लोग आए थे, आर्य संस्कृति का विकास हुआ था उस समय। उसके बाद जो लोग आए थे वो शक आए थे दोस्तों यहाँ पर, और जो शक थे वो यहाँ पर चारागाह की तलाश में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संस्कृत भाषा का महान कवि कालिदास किसके राज दरबार में था, बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन था, कालिदास था, जो कि संस्कृत का महानतम कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राज्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। राष्ट्रकूट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 में। देखिएगा, अगर भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास से रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको महत्वपूर्ण शासक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में पृथ्वीराज पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, महाराणा प्रताप पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, और देखिएगा यहां पर मौर्य साम्राज्य के अशोक पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है दोस्तों यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर, अशोक पर, और यहाँ पर देखिएगा हर्षवर्धन पर और समुद्रगुप्त पर, इन पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चरक किसके राज चिकित्सालय थे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में था। कौन? चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा थे बताइएगा। ये नवरत्न हुआ करते थे, तो ये कनिष्क के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था बताइएगा। क्योंकि भारत में सबसे पहले जो मार्ग रेशम मार्ग व्यापारिक मार्ग था, वो रेशम मार्ग से ही प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल से। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी बताइएगा, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दीजिए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान कहां का निवासी था, भूटान, अमेरिका, चीन या फिर बर्मा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन का ये रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा आपको कितना समझ में आया, अब पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट में आप कितने सही किए हैं। जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हुए दोस्तों यहाँ पर, सारे आपको याद होने चाहिए। ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं जानता, आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। जितने भी मैंने ये कॉन्सेप्ट करवा दिए दोस्तों यहाँ पर, जितने भी कॉन्सेप्ट ऐप पर डल चुके हैं, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए कैसी भी स्थिति में, चाहे आप 8 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, लेकिन इनको याद कर लो दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगला जो आपका जो वीडियो आने वाला है, 42वें नंबर का जो वीडियो आने वाला है, उसको समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें भारत के प्रमुख राजवंश, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो गया, और मध्य भारत का इतिहास होगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा 712 से और 1000 के मध्य जो भी घटना हुई थी उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद मध्य भारत का इतिहास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से आपका ऐप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपका क्रिएट किया गया है दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर। अब टाइम बहुत कम है, तो प्रत्येक चैप्टर को क्लियर कर लो।